उसकी शादी को 6 महीने बीते थे कि एक दिन अचानक ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त हिना उसे उसके ससुराल में मिलने आ गई। उस वक्त वो घर के कामों में बिजी थी। अचानक से उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि तुम मुझसे मिलने आ जाओगी, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। वह उसे गले लगाते हुए कहने लगी, अरे पागल, मैं तुमसे मिलने नहीं बल्कि अपने जीजा जी से मिलने आई हूँ। यह कहते हुए उसने उसे मजाक में कोहनी मारी। फिर वह उससे कहने लगी, लेकिन मैंने तो सुना था कि तेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं हैं, फिर तू घर में भी सर पर पल्लू करके क्यों घूम रही है। तो उसने उससे कहा कि वह दरअसल मेरी सासू माँ ने मुझे सर पर पल्ला करने को कहा है। हिना कहने लगी, मुझे तो लगता है कि तेरी सास बड़ी ही खड़ूस हैं। भला यह भी कोई बात हुई, घर में सिर्फ जीजा जी और तुम्हारी सास ही हैं। नेहा ने कहा कि अरे वह सब छोड़ और बताओ कैसी हो। तो वह उससे ठिठोली करते हुए कहने लगी, पहले तुम मुझे बताओ कि मेरे जीजा जी कैसे हैं। नेहा ने कहा कि वह तो तुम उनसे मिलकर खुद ही जान लेना, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। इस पर उसने एक बार फिर से मजाकिया लहजे में कहा कि कहाँ तू कबाब में हड्डी बनकर मेरे साथ चल रही है, मैं खुद भी अपने जीजा जी से मिल सकती हूँ। बता आखिर कौन सा कमरा है तेरा। नेहा ने कहा, अच्छा सच में तू खुद अकेले ही जाकर उनसे मिल लेगी। चल ठीक है, तो फिर जाकर मिल ले, वह सामने वाला कमरा मेरा ही है। इस पर हिना ने कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, चल तू भी मेरे साथ ही चल। इससे पहले कि वो अपनी दोस्त के साथ अपने कमरे में जाती कि तभी उसके पड़ोस की एक आंटी उससे चीनी मांगने के लिए आ गई। उस वक्त उसकी सास घर पर नहीं थी, इसीलिए उन्हें चीनी उसे ही देनी पड़ती। उसने हिना से कहा कि तुम जाओ अपने जीजा जी से मिलो, मैं बस अभी आती हूँ। वो किचन की तरफ चली गई और चीनी निकाल कर उन आंटी जी को दे दी। उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी उसने हिना की जोरदार चीख सुनी और हिना को उसने उसके कमरे से बाहर भागते हुए देखा। वो तुरंत ही उसको रोकते हुए कहने लगी कि हिना, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी जोर से चिल्लाई। उसने देखा कि हिना रो रही थी। वह तुरंत ही उसके गले से लग गई। नेहा ने कहा, आखिर हुआ क्या, बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। इस पर हिना कहने लगी कि मैं तो जीजा जी से मिलने आई थी। उसने कहा, हाँ आगे फिर क्या हुआ। वह कहने लगी कि हिना ने उन्हें अपने बारे में बताया कि वो नेहा की सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन फिर अचानक यह सुनते ही जीजा जी ने आगे जो किया, इतना कहकर हिना फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नेहा ने कहा कि आखिर इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया। हिना कहने लगी कि जीजा जी ने तो मेरे साथ। यह कहते कहते उसकी सांस उखड़ने लगी और वह अचानक ही उसके घर से चली गई। नेहा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हिना ने उसकी एक भी ना सुनी, क्योंकि वो बहू थी, इसीलिए घर के दरवाजे से यूं बाहर भी नहीं भाग सकती थी। जो वो हिना को रोक लेती, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके पति विदित ने हिना के साथ ऐसा क्या कर दिया कि वह इतनी ज़्यादा डरी सहमी सी थी और इतना रो रही थी। आखिर ऐसा उन दोनों के बीच कमरे में क्या हुआ है, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। यही सब जानने के लिए वो तुरंत ही दौड़कर वापस अपने कमरे में गई ताकि विदित से पूछ सके कि उन्होंने हिना के साथ ऐसा क्या किया है। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसके तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपने पति को ऐसा करते हुए देखेगी। उसके पति पैंट उतार कर खड़े हुए थे और ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे। यह सब देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा नज़ारा देखकर वो तुरंत ही उस कमरे से वापस चली आई और छत वाले कमरे में जाकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार अपनी किस्मत को कोस रही थी कि ना जाने उसके भाग्य में क्या लिख रखा है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी दूसरी शादी भी इस तरह की निकलेगी। दरअसल यह नेहा की दूसरी शादी हुई थी।
उसकी पहली शादी इसके माता पिता ने बहुत ही धूमधाम से की थी। कुछ साल तो उसकी शादी बहुत अच्छी चली, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके पति का स्वभाव बदलने लगा और वह अपने घर वालों की बातों में आकर नेहा पर शक करने लगे। उसने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उसने उनसे नौकरी करने की बात भी कही थी, लेकिन उन्होंने उसकी उस बात को भी नहीं माना। कहने लगे कि तुम बाहर जाकर हमारे खानदान का नाम खराब करोगी और खुद मौज मस्ती करना चाहती हो, बस इसीलिए तुम्हें नौकरी करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नौकरी करने का इरादा अपने पैरों पर खड़े होना नहीं, बल्कि कुछ और ही है। उसने अपने पति से कहा कि आप आखिर कब तक मुझ पर इस तरह से शक करते रहेंगे? आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं होता? लेकिन उसके पति उसकी किसी बात को भी नहीं मानते थे। उसकी सास और नंद उन्हें जैसा समझाती वह बस उस हिसाब से चलते रहते। कुछ महीनों तक तो उसने उनकी इन सब चीज़ों को भी बर्दाश्त किया, लेकिन फिर तो धीरे धीरे उन्होंने उस पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया और उनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि उन्हें उसके किसी भी दुख दर्द और तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं था। वो चाहे कितना ही बीमार क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी सारे घर का काम उसे ही करना पड़ता और पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने के बावजूद भी उसकी सास उसके पति के ऑफिस से घर लौटते ही उसकी बुराइयों का पुलिंदा लेकर बैठ जाती और पूरे दिन की उसकी शिकायतें करती कि उसने यह चीज़ ठीक से नहीं की या उस चीज़ में उसने उनकी बात नहीं सुनी, जबकि वो हमेशा से पूरी कोशिश करती थी कि नेहा अपनी सास की हर बात माने। वह जैसा जो काम उसे बताती बिल्कुल वैसा ही नेहा करती ताकि वह खुश रहे, लेकिन फिर भी उसके इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वह उससे किसी भी तरह से खुश नहीं थी। वह हर वक्त उसकी शिकायत ही करती रहती थी। अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि वो चाहे कितना भी कुछ भी ठीक से कर ले, लेकिन उसकी सास उससे कभी खुश नहीं रहने वाली और वह उसकी शिकायतें करती ही रहेंगी। यह बात उसने अपने पति को भी कई बार समझाई, लेकिन वह भी अपनी माँ की बातों पर ही विश्वास करते थे, ना कि उस पर, और इसीलिए अब वह धीरे धीरे नेहा पर अत्याचार भी करने लगे थे। लेकिन जब उनके अत्याचार की वजह से नेहा ने अपना बच्चा खो दिया, तब उसकी झेलने की इंतहा हो चुकी थी और उसने फैसला कर लिया कि वो अपने पति के साथ नहीं रहेगी। उसने अपने घर वालों को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सारी सच्चाई बता दी और उसके पापा ने उसका तलाक करवा दिया, जिसके बाद वो वापस अपने मायके लौट आई। इधर उसके पापा उसके लिए दूसरा लड़का देखने लगे, लेकिन पहली शादी से ही वो इतना जूझ चुकी थी कि अब शादी से उसका मन हट चुका था। लाख समझाने के बावजूद भी पापा उसके लिए दूसरा लड़का तलाश करते रहे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तलाकशुदा औरतों के लिए लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है और इसीलिए साल गुजरते गए, लेकिन पापा को कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे वह नेहा का जीवन साथी बना सके और कुछ ही सालों में उसने अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया। नेहा ने अपनी जॉब करना शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने सर पर छत खड़ी कर सके। इसीलिए उसे अपने भैया भाभी के साथ रहना पड़ रहा था और अब नेहा की शादी की जिम्मेदारी उसके भाई के कंधों पर आ चुकी थी। उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़के तलाश करने के बाद उन्हें किसी ने विदित का रिश्ता बताया। विदित भी एक तलाकशुदा इंसान थे और दूर के दूसरे शहर में रहते थे। नेहा ने भैया से कहा भी था कि जिस तरह से आप उन्हें मेरे तलाक होने की वजह बताएंगे, ठीक उसी तरह से विदित के तलाक होने की वजह भी आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन जब उसके भैया विदित के घर वालों से मुलाकात करके वापस लौटे तो उन्होंने उसे विदित के तलाक होने की कोई भी वजह नहीं बताई। उसने उनसे कहा भी कि आपने कुछ भी ठीक से पता क्यों नहीं किया, पर उनकी बातों से उसे साफ समझ आ रहा था
कि अब वह कैसे भी करके उससे छुटकारा न पाना चाहते हैं और इसीलिए वह इन सब बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। और जब नेहा ने यह सब समझ लिया तो इसीलिए नेहा ने इस सब को अपनी किस्मत समझकर इस शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो भी किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बस कुछ ही महीने के बाद नेहा और विदित की बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई और वो विदा होकर अपने ससुराल आ गई। उसकी शादी में भी बहुत ही नामात्र के लोग शामिल हुए थे। उसने इसे अपना नसीब समझ लिया और खुद को इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया कि अब यही उसका घर है और उसे हमेशा यहीं रहना है और विदित के साथ अपने जीवन की एक अच्छी शुरुआत करनी है। शादी की पहली रात वो अपने कमरे में विदित का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि कम से कम आज वो विदित से उनके तलाक हो जाने के पीछे की वजह पूछ ही लेगी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और वो थोड़ा सा सहम गई। घूंघट के अंदर से जब उसने हल्की सी नज़र उठाकर देखा तो सामने विदित की जगह उसकी सास खड़ी हुई थी। वह तुरंत ही उसके पास आई और उससे कहने लगी, नेहा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा कि जी बताइए। तो वह कहने लगी कि हमारे घर का नियम है कि जो भी बहू हमारे घर में आती है उसे हमेशा अपने चेहरे को घूंघट से ढक कर रखना पड़ता है। उसे उनकी यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि उसके ससुर का देहांत तो बहुत सालों पहले ही हो चुका था और घर में उसकी सास के अलावा और कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग नहीं था जिससे वो घूंघट करती। लेकिन उसे लगा कि शायद उसकी सास पुराने विचारों की है और इसीलिए वह इस तरह की बात कर रही है। उसने उनसे हामी में सिर हिलाकर कहा कि ठीक है, मैं हमेशा घूंघट करके ही रहूँगी। लेकिन फिर उसकी सास कहने लगी कि तुम शायद मेरी बात को ठीक से समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें विदित के सामने हमेशा घूंघट में ही रहना होगा। तुम कभी भी एक पल के लिए भी अपने चेहरे से घूंघट को नहीं हटाओगी। उनकी इस बात ने उसे दंग कर दिया था। भला कोई भी पत्नी अपने पति से घूंघट क्यों करेगी। उसने उनसे कहा भी कि माँ जी, आप यह क्या बात कर रही हैं। इस पर उसकी सास ने गुस्से में कहा कि मुझसे बिल्कुल भी जवान लड़ाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे जैसा कहती हूँ चुपचाप वैसा ही करती जाओ और कभी भी विदित के सामने अपने चेहरे से पर्दे को मत हटाना, वरना तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा और वह दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। अपनी सास की इस धमकी से नेहा बुरी तरह से कांपने लगी थी, क्योंकि अगर उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाता तो अब तो उसका कोई भी ठिकाना ही नहीं था। वो आखिर कहाँ जाती और दोबारा तलाक हो जाने पर तो पूरी दुनिया उसे ही कसूरवार मानती, क्योंकि पहले तलाक के बाद ही हर कोई उसमें ही कमियां निकाल रहा था। हर किसी को यही लग रहा था कि शायद उसका ही स्वभाव ऐसा है कि उसने खुद ही अपना गृहस्थ जीवन अपनी जिद पर बर्बाद कर लिया, जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी। और अगर अब दोबारा फिर से नेहा का तलाक हो जाता तब तो लोगों की नज़र में यह बात बिल्कुल ही सच साबित हो जाती है कि सच में उसमें ही कोई कमी है, जिस वजह से जो भी उससे शादी कर रहा है वह उसे तलाक दे देता है। उसकी सास तो उससे यह सब कहकर कमरे में जा चुकी थी, लेकिन वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने माता पिता को याद कर रही थी कि काश वह आज जिंदा होते तो वो खुद को इतना मजबूत महसूस ना करती। कम से कम उसके पापा उसके लिए जो भी रिश्ता देखते वह काफ़ी बेहतर होता। लेकिन उसने एक बार फिर से खुद को समझा लिया कि अगर उसके घूंघट करने से घर में शांति बनी रहती है और उसका गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है तो वो यह भी करने को तैयार है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की उसमें और क्षमता नहीं थी। इसीलिए उसने अब इसी में अपनी खुशी समझ ली। लेकिन उसके मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि आखिर उसकी सास ने उसके साथ यह शर्त क्यों रखी। भला उसे विदित से पर्दा करने के लिए क्यों कहा। इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है। वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी विदित कमरे में आए और उसके बाद वह उसके पास बैठते हुए कहने लगे, नेहा, तुम बहुत थक गई होगी, इसीलिए आराम से लेट कर सो जाओ। उसके बाद विदित चुपचाप उसके बगल में लेट कर सो गए। एक तरफ तो उसे विदित का यह स्वभाव समझ में नहीं आया
कि क्या उन्हें उसमें रुचि नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस तरह से उससे बोला, या फिर सच में उन्हें उसकी फिक्र है इसीलिए उन्होंने उसे आराम करने को कहा। और दूसरी तरफ उसके दिमाग में वह घूंघट वाली बात चल रही थी। वो बार बार विदित को देखे चली जा रही थी कि आखिर मैं इनसे पर्दा करके क्यों रखूं। क्या इस सब के बारे में विदित को भी पता है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में एक साथ इतने सारे सवाल आ रहे थे कि उसका सर दर्द से फटने लगा। इसीलिए वो भी आरामदायक कपड़े पहनकर चुपचाप लेट गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो विदित कमरे में नहीं थे। फ्रेश होने के बाद वो किचन में गई तो उसकी सास पहले से ही नाश्ता बना रही थी। उसने तुरंत ही जाकर उनके पैर छुए। वह यह देखकर बहुत खुश हो गई कि उसने उनकी बात का पालन किया है और अपना चेहरा पल्लू से पूरी तरह से ढक रखा हुआ है। वह उसकी बलाएं लेने लगी और कहने लगी कि मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, उसने मेरी बात मानी और इसी तरह से हमेशा मेरी बात मानूगी तो सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा। उनकी ऐसी बातें उसके अंदर न जाने कितने सवालों को पैदा कर रही थी। उसने उनसे पूछा कि विदित क्या कहीं गए हुए हैं। इस पर उसकी सास ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, विदित तो कोचिंग सेंटर चलाता है और वह बाहर बच्चों को पढ़ा रहा है। उसके बैच तो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं और वह रात तक काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाता रहता है। उसने कहा ठीक है, लाइए मैं उनको यह नाश्ता वहीं पर जाकर दे देती हूँ। उसकी सास ने उसे ट्रे में नाश्ता लगाकर दे दिया। वो जैसे ही चलने को हुई तभी फिर से उसकी सास ने एक बार उसे टोका और बोली, नेहा, घूंघट वाली बात को हमेशा याद रखना, उसे कभी सपने में भी मत भूलना। उसने अपनी सास से कहा, जी माँ जी, और इतना कहकर वो उस हॉल की तरफ चली गई जहाँ उसके पति बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। लेकिन उसे वहाँ अंदर जाते ही बड़ी ही शर्म महसूस हो रही थी। इतने सारे बच्चों के सामने वो घूंघट करके जाती तो वह उसके बारे में न जाने क्या सोचते। अभी वो खड़ी होकर यही सब सोच रही थी कि तभी विदित की शायद उस पर नज़र पड़ गई और वह खुद ही उसके पास आ गए और उन्होंने उसके हाथ से नाश्ते की ट्रे ले ली और चुपचाप वापस लौट गए। यह देखकर वो हैरान थी कि विदित ने उसे घूंघट में देखा था पर उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब विदित खुद भी यह चाहते थे कि वो घर में 24 घंटा घूंघट कर कर ही रहे। अब तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके ससुराल वालों की यह कैसी मानसिकता है। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यह लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं। ऊपर से उसके पति तो टीचर हैं और एक टीचर जिसकी खुद की सोच ऐसी है, वह अपने बच्चों को आखिर कौन सा ज्ञान दे रहा होगा। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी भी शिक्षक को ऐसी सोच वाला नहीं देखा था। धीरे धीरे उस घर में उसके दिन यूं ही बीतने लगे। अगर उस घूंघट वाली बात को हटा दिया जाए तो उसकी सास का व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि वह घर के हर काम काज में उसका हाथ बटाती थी। किसी भी काम की जिम्मेदारी उन्होंने पूरी तरह से उसके ऊपर बिल्कुल नहीं डाल रखी थी। लेकिन बस एक यही बात थी जो उसकी समझ से परे थी। और दूसरी तरफ विदित अभी तक उसके लिए एक अनजान इंसान ही थे। वह दुनिया की नज़र में तो उसके पति थे, लेकिन असल में उनके बीच अभी तक पति पत्नी का कोई भी रिश्ता नहीं था। उसके और उनके बीच बस कुछ फॉर्मेलिटी वाली ही बात हो जाती थी। इसके अलावा ना तो वह उससे ज़्यादा कुछ कहते और ना ही नेहा उनसे। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल यह भी घूमता रहता था कि आखिर विदित का पहले तलाक क्यों हुआ। इसीलिए एक दिन हिम्मत करके उसने विदित से यह सवाल पूछ ही लिया। लेकिन उसके सवाल से विदित के चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। वह बुरी तरह से घबरा गए। उसकी घबराहट देखकर उससे लगने लगा कि शायद इसके पीछे कोई गंभीर वजह है। लेकिन तभी विदित ने उसके सवाल के ऊपर सवाल करते हुए उससे कहा कि तुम बताओ, तुम्हारा तलाक क्यों हुआ था। उसने उन्हें जो उस पर उसके अतीत में बीता था सब कुछ साफ साफ बता दिया। इस पर विदित ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम
उसे भूल जाओ और मेरी तरफ से तुम हमेशा बेफिक्र रहो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और यह घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना कि मेरा। तुम मेरी कोई गुलाम नहीं हो, बल्कि तुम मेरी पत्नी हो, जिसका इस घर में भी मेरे जितना ही बराबरी का दर्जा है। विदित की इस बात से थोड़ी खुशी महसूस हुई, इसीलिए उसकी थोड़ी और हिम्मत बढ़ी और उसने विदित से कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो डर से चुप हो गई कि शायद अब विदित पता नहीं क्या कहेंगे, कहीं वह इनकार ना कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विदित ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारे नौकरी करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। उसने कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कौन सी नौकरी करना चाहती हूँ? इस पर विदित ने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सी डिग्री कर रखी है। उसने विदित से बताया कि दरअसल मैंने वकालत कंप्लीट की है और मैं अब अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। विदित ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम जो करना चाहो आराम से कर सकती हो। नेहा ने कहा, लेकिन आप एक बार माँ जी से भी पूछ लीजिए। इस पर विदित ने कहा कि उसे नहीं लगता कि उसकी माँ को भी तुम्हारे नौकरी करने से कोई दिक्कत है। उन्होंने तुरंत ही उसकी सास को वहाँ बुलाकर उसके इस फैसले के बारे में बताया, तो वो यह देखकर हैरान थी कि उसकी सास ने भी उसका समर्थन किया। उन्हें वाकई उसके नौकरी करने से बहुत खुशी हो रही थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक वो अपनी जिस सास को पिछड़ी हुई सोच वाली समझ रही थी, वही उसे नौकरी करने की खुशी खुशी इजाज़त दे रही थी। एक तरफ वह उसे घूंघट करने को कह रही थी, जिससे उनकी पिछड़ी मानसिकता झलकती है, लेकिन दूसरी तरफ वह उसे जॉब करने को भी कह रही थी, जिससे उनकी आधुनिक सोच दिख रही थी। वो हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर यह सब इस घर में चल क्या रहा है। यह लोग किस सोच के किस्म वाले लोग हैं। बाद में उसने अपनी सास से कहा कि लेकिन अगर मैं बाहर नौकरी करूंगी तो बाहर तो मैं घूंघट नहीं कर सकती। तो उसकी सास ने कहा कि मैंने तुमसे घर के बाहर घूंघट करने को तो कहा ही नहीं है, घूंघट तो तुम्हें सिर्फ घर के अंदर ही करना है। उनकी इस बात ने भी उसे बड़ा ही हैरान कर दिया था। खैर, उसने अपनी जॉब को शुरू कर दिया था और उसकी सास घर के हर काम काज में उसका हाथ बटा रही थी, जिससे उसे नौकरी के साथ साथ घर संभालने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन इतने दिनों में उसने एक चीज़ जो नोटिस की थी वह यह थी कि उसके पति कहीं भी घर से बाहर जाते ही नहीं थे। उसके अलावा उसने उन्हें कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाते हुए देखा था। हालांकि हर कोई उसके पति की बहुत तारीफ करता था। सभी कहते थे कि वह बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर वो यही सोचती थी कि अगर वह इतना ही अच्छा पढ़ाते हैं तो सिर्फ उनके स्टूडेंट में लड़के ही क्यों शामिल हैं, लड़कियां क्यों नहीं? क्या कोई भी स्टूडेंट लड़की उसके हस्बैंड से पढ़ना नहीं चाहती है? इस सवाल का जवाब भी उसे नहीं मिल पा रहा था और आज जो कुछ भी हुआ उससे तो उसके सामने सवालों का पुलिंदा खड़ा हो गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका वह पति, जिसने अभी तक उसके साथ भी अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं की, वह उसकी सहेली के साथ इस तरह का काम करेगा। क्या वाकई में उसका पति एक ऐसा इंसान था जिसकी लड़कियों को लेकर सोच गलत है? लेकिन फिर कभी उसने उसके साथ इस तरह का कोई व्यवहार क्यों नहीं किया? क्या वह उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है? उसने अपनी सहेली को तुरंत ही फ़ोन लगाया, लेकिन उसने नेहा का फ़ोन एक बार भी नहीं उठाया। वो समझ गई कि उसकी क्या हालत होगी। उस बेचारी पर ना जाने इस वक्त क्या बीत रही होगी। इस वजह से उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया है। थोड़ी देर के बाद उसे नीचे से अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत ही दौड़कर उनके पास गई और उसने उनके सामने पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास भी दंग रह गई और वह उस पर चिल्लाने लगी कि तुमने अपनी सहेली को विदित से मिलने के लिए क्यों भेजा? उसने कहा कि वह तो विदित से मिलने ही आई थी। इस पर उसकी सास ने कहा कि मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें घूंघट करने को तो कहा था, लेकिन यह मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि तुम कभी भी किसी भी लड़की को विदित से मिलने मत देना। नेहा ने उनसे कहा, लेकिन आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है?
इस पर उसकी सास उस पर चिल्लाते हुए बोली कि मुझसे सवाल मत करो, बल्कि मैंने तुमसे जैसा कहा है चुपचाप वैसा करो। आज के बाद कभी भी कोई भी लड़की अगर घर पर आए तो उसे विदित से बिल्कुल भी मिलने मत देना, बल्कि उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना। इतना कहकर उसकी सास अपने कमरे में चली गई। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। क्या उसका पति ऐसा इंसान है जो किसी लड़की को देखकर अपना आपा खो देता है और फिर उसके साथ वह सब करने की कोशिश करता है? इसका मतलब उसका पति चरित्रवान नहीं है। अब तो उसे विदित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस दिन के बाद से उसने विदित से और भी ज़्यादा कम बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब कई सारी बातों का रहस्य बढ़ता चला जा रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और उसे किसी भी हाल में इन सब सवालों के जवाब चाहिए थे। लेकिन आखिर कौन था जो उसकी इन सारी दुविधाओं को दूर कर सकता था? क्योंकि उसकी सास तो कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी और विदित भी उसकी बातों को टाल देते थे। उसे अब लगने लगा कि शायद विदित का चरित्र ठीक नहीं है और इसी वजह से उनकी पहली पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया होगा। और इसीलिए जब नेहा ने उस दिन उनसे उनके तलाक को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इसका उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था। एक दिन शाम के वक्त एक महिला अपनी लड़की को लेकर उसके घर आई और वह उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्होंने उसके पति की बहुत तारीफ सुनी है कि वह बोर्ड के बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वह लड़कियों को नहीं पढ़ाते। जबकि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारे टीचर से पढ़ाया पर उन्हें कोई भी अच्छा ट्यूशन टीचर नहीं मिल रहा है और उनकी बेटी उसके पति से ही हर हाल में पढ़ना चाहती है। उनकी बेटी उससे बोली कि मेरे क्लास के सारे लड़के विदित सर से ही पढ़ते हैं और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, इसीलिए मुझे भी हर हाल में विदित सर से ही पढ़ना है। मैडम, आप मुझे बताइए कि विदित सर लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते? उस लड़की के सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था और इस सवाल का जवाब वो खुद ना जाने कब से जानना चाह रही थी। उसने उससे कहा कि यह तो उसे भी नहीं पता। इस पर वह कहने लगी, लेकिन मैं वह पहली लड़की बनकर रहूंगी जिसे विदित सर पढ़ाएंगे। इतना कहकर वह कहने लगी कि उसे विदित सर से मिलना है। उसकी यह बात सुनकर उसे सास की बात याद आई कि कोई भी लड़की कभी भी विदित से मिलने ना पाए। उसने उससे कहा कि वह किसी से नहीं मिलते, लेकिन वह दोनों माँ बेटी हद से ज़्यादा जिद्दी थी। वह उससे बहस करने लगी कि एक बार आप हमें मिलने तो दीजिए, हम उन्हें हर हाल में मना लेंगे। वह जितनी भी फीस मांगेंगे हम उन्हें उतनी फीस दे देंगे। नेहा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उस वक्त उसकी सास घर पर नहीं थी, वरना उनको समझाने के लिए वो अपनी सास को बुला लेती। अभी उसकी उनसे बात हो ही रही थी कि तभी अचानक ही वह लड़की भागकर उस हॉल में चली गई जहाँ पर विदित सारे बच्चों को पढ़ा रहे थे। इससे पहले कि वो उसको वहाँ जाने से रोक पाती, अचानक ही उस लड़की की चीख गूंजी और वह खुद ही वापस लौटकर अपनी माँ के गले लग गई। अंदर हॉल से भी बहुत जोर शोर आ रहा था। सारे बच्चों की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। नेहा ने जैसे ही पर्दे के पीछे से हॉल का नज़ारा देखा तो वो दंग रह गई। विदित को आज उसने फिर से उसी हाल में देखा था जैसा हिना के सामने देखा था। यह देखकर तो उसका दिमाग ही घूम गया कि विदित को इतने सारे बच्चों के सामने यह सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। सारे बच्चे बेचारे डर कर तुरंत ही अपनी ट्यूशन छोड़कर भाग गए। 2-3 मिनट में ही पूरा हॉल खाली हो चुका था। वह लड़की अभी भी रोए चली जा रही थी और उसकी माँ ने जब उससे पूछा, उसने जो कुछ भी अपनी माँ को बताया उससे तो उसकी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि यह टीचर इस कदर गिरा हुआ इंसान निकलेगा। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरी बेटी के साथ जो भी हरकत की है उसके लिए मैं उसे सज़ा दिलाऊंगी। मैं उस पर FIR दर्ज कराऊंगी। नेहा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और गुस्से में
तमतमाती हुई वह वहाँ से चली गई। सब कुछ इतना उलझा जा रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सास के आने पर उन्हें जब पूरा वाकया पता चला तो उन्होंने एक बार फिर से उसे ही दोषी साबित कर दिया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। तभी वहाँ पर वही माँ बेटी पुलिस को लेकर आ गए और पुलिस विदित को पकड़कर ले गई। जैसे तैसे करके 2 दिन के बाद उसने पूरा मामला रफा दफा करवा पाया। उसकी सास ने उन माँ बेटी से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन अब विदित की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी, जिससे विदित बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहे थे। घर लौटने के बाद उसकी सास ने जब उस पर चिल्लाना शुरू किया कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, अगर उसने उनकी बातों को ठीक से ध्यान रखा होता तो आज यह सब नहीं होता। सास की बात से नेहा भी अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाई और उसने कहा कि जब आपका लड़का ही ऐसा है तो आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं, बल्कि आपको अपने लड़के को समझाना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति चरित्रहीन इंसान है, वह एक टीचर होकर इस तरह का काम करता है। इतना कहने के बाद उसने जब एक नज़र विदित के ऊपर डाली तो वह मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे थे और फिर वह चुपचाप अपने कमरे के अंदर चले गए। यह देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि जो इंसान ऐसी हरकत कर रहा है वह फिर ऐसे रो कैसे सकता है। आखिर यह सब मामला क्या था। उसने अपनी सास से कहा कि अब तो कम से कम आप मुझे बताइए कि मेरे घूंघट करने के पीछे और विदित से किसी भी लड़की को न मिलने देने के पीछे क्या वजह है। उसके बाद उसकी सास ने उसे जो कुछ भी बताया उसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी सास ने कहा कि दरअसल विदित जब हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था तो वहाँ पर कुछ लड़कों ने उसकी बुरी तरह से रैगिंग की। विदित शुरू से ही सीधे स्वभाव का रहा था, जिस कारण वह कभी किसी से कुछ भी नहीं कह पाया और ना ही उनका विरोध कर पाया। वह लोग उसकी रैगिंग कुछ इस तरह से करते थे कि उन्होंने उसे बोला था कि विदित जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखेगा तो उसके सामने अपनी पैंट उतारकर खड़ा हो जाएगा और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह लोग उसके साथ कुछ ऐसा करेंगे कि उसे वह कॉलेज छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा और नहीं तो वह उसे किसी भी तरह के गलत इल्ज़ाम में फंसा देंगे। जिससे विदित बुरी तरह से डर गया और फिर वह उनके कहे अनुसार ही सब कुछ वैसा ही करने लगा। लेकिन लंबे समय तक जब वह यह सब करता रहा तो उसके दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। उसे इस सब से सदमा लगा और तब से ही उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई कि वह जब भी किसी लड़की को देखता है तो अपने आप ही वह ऐसी हरकत करता है। लेकिन अपने साथ हुई उस ज्यादती को याद कर घबराहट के मारे उसकी सांस चढ़ने लग जाती है। उसके सामने उस पर जो भी बीती थी वह सारी बातें घूमने लगती हैं और उस वक्त वह अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठता है। इसीलिए विदित कहीं बाहर जाकर नौकरी नहीं करता। उसकी सास बोली बस इसी वजह से अब उनकी पहली बहू ने भी विदित को तलाक दे दिया था। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि मेरे बेटे में कोई खोट नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मेरे बेटे को तलाक दे दिया। पर मैं अपने बेटे को पूरी जिंदगी अकेले बिताते हुए नहीं देख सकती थी, बस इसीलिए मैंने उसकी तुमसे शादी करवा दी और इसका रास्ता यह निकाला कि मैं तुम्हें हमेशा घूंघट में रहने को बोलूँगी ताकि तुम्हें विदित का ऐसा कोई भी रूप देखने को नहीं मिलेगा और मेरे बेटे की शादीशुदा ज़िंदगी ठीक से चलती रहेगी। लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया। यह कहते हुए उसकी सास फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी सास को शांत कराया। अब वो समझ पा रही थी कि एक माँ अपने बच्चों की खातिर क्या कुछ कर सकती है। उसकी सास उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, नेहा मेरे बेटे को छोड़कर मत जाना। इस बुढ़ापे में मैं अब इससे ज़्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अकेला रह जाए। तुम मेरे बेटे को समझने की कोशिश करो। वह जो कुछ भी करता है जानबूझकर नहीं करता। मेरा बेटा तो बहुत ही चरित्रवान है। उसने आज तक कभी भी गलत नज़र से किसी भी लड़की को नहीं देखा। यह सब तो उसके साथ जो भी बीता है बस उसी का नतीजा है। अब नेहा को सारी तस्वीर साफ नज़र आ रही थी कि आखिर विदित ऐसा क्यों कर रहे थे और उसके साथ
तो विदित ने कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं किया। उसने अपनी सास से कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, विदित उसके पति हैं और वो उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगी। इस बार उसकी सास हैरानी से उसे देखने लगी। वो फैसला कर चुकी थी कि उसके पति को इस हाल में पहुंचाने वाले लोगों को वो किसी भी तरह से छोड़ने वाली नहीं है। वो एक वकील थी और सारे कानूनी दांव पेच अच्छे से समझती थी। इसीलिए विदित ने जिस कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, वहाँ की 5 साल पहले की CCTV फुटेज को निकलवाया, जिसके आधार पर यह साफ दिख रहा था कि उन लड़कों ने विदित के साथ क्या किया और कैसे किया था। उन लड़कों पर उसने केस कर दिया और जब सारे सबूत सही साबित हो गए तो उन लड़कों को उनके किए की सज़ा भी मिल चुकी थी। इसके साथ ही अब उन लड़कों को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब उनकी पूरी पोल उनके घर वालों के सामने भी खुल चुकी थी, जिससे वह हद से ज़्यादा शर्मिंदा थे। जब उन लड़कों ने विदित से खुद से सामने आकर माफ़ी मांगी तो विदित की आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जब वो घर लौट कर आए तो विदित ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें इंसाफ दिलाया। उसने विदित से कहा कि अब आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपकी माँ के साथ साथ मैं भी आपके साथ हमेशा हूँ। इसके बाद नेहा ने विदित का एक मनोचिकित्सक से इलाज कराना शुरू कर दिया और कुछ महीनों की थेरेपी के बाद विदित अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अब वो बिना घूंघट के आराम से उनके सामने जाती। और विदित ने अब बॉयज़ स्टूडेंट के साथ साथ गर्ल्स स्टूडेंट को भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। यह सारी सच्चाई ना सिर्फ उनके सामने आई थी, बल्कि न्यूज़ में आने के बाद अब पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि नेहा का पति एक चरित्रवान इंसान है। इसीलिए अब जिसे भी उसके पति को लेकर गलतफहमी थी वह दूर हो चुकी थी। इसके बाद उसकी दोस्त खुद ही उसके घर आई और उसने उससे माफ़ी मांगी। उसने उससे कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी एक गलतफहमी का शिकार थी, बिल्कुल मेरी ही तरह, और बस इसीलिए तुमने भी वही किया जो उस सिचुएशन में कोई भी इंसान करता। आज उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो चुका है। नेहा का एक प्यारा सा बेटा है और विदित अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। उसकी सास भी उसे अब पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी है। सच में विदित को अपने पति के रूप में पाकर नेहा खुद को आज बहुत भाग्यशाली समझती है। कभी कभी इंसान के जीवन में जब कुछ बुरा होता है तो उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत खराब है, लेकिन शायद उस बुराई में भी अच्छाई छुपी हुई होती है। इसके बारे में वो उस वक्त नहीं जानते होते हैं और इसीलिए किस्मत को कोसते हैं। इस चीज़ को आज वो अच्छे से महसूस कर रही थी। अगर नेहा का पहले तलाक नहीं होता तो विदित जैसे अच्छे इंसान को वो अपने पति के रूप में कभी नहीं पा सकती थी। दोस्तों, किसी भी इंसान की रैगिंग करना, उससे दबाव डालकर ऐसे काम करवाना जिसमें सामने वाले को सिवाय कष्ट और पीड़ा के कुछ भी ना मिल रहा हो और आप अपने मज़े के लिए उसे परेशान कर रहे हो, यह बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए कभी भी किसी को सिर्फ अपने कुछ पल के आनंद के लिए इस तरह से परेशान ना करें कि उसका ना सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, बल्कि वह पूरी ज़िंदगी इस सब से जूझता रहे। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।